बड़े मोटिवेटेड होते हैं रेलवे के लोग, बहुत मोटिवेटेड होते हैं। कई जंगलों में ऐसी जगह पे वो महीनों पड़े रहते हैं जहाँ पे कोई दूसरा आदमी 2 दिन में बीमार हो जाए। सैलरी तो मिलती है, एक अच्छा खासा आपको बोनस मिल जाता है एट द एंड। अभी दीपावली आ रही है, मिलेगा। रेलवे आपको इतना कुछ दे देती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद आप खाली नहीं रह सकते। रेलवे में क्लब्स होते हैं, क्लब में रेगुलर फंक्शन होते रहते हैं। कम बैक एक्सपर्ट तक के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं मिस्टर पीके सिंह के साथ। सर रेलवे में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं और भी कई सारे पदों पर काम कर चुके हैं। आज हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। वेलकम सर। थैंक यू। सर रेलवे से रिटायर होके अभी कैसा लग रहा है? नहीं, ठीक लग रहा है। रिटायरमेंट एक हमारा बड़ा कॉन्शियस डिसीजन था, क्योंकि अदरवाइज रेलवे में तो रिटायरमेंट को इतना सिखा देते हैं आपको, इतने उसमें आपको एक्सपीरियंस दे देते हैं कि एक्चुअली आदमी रिटायर होना थोड़ा उसमें मुश्किल ही होता है। अच्छा लग रहा है। बाकी सर आपका सफ़र के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तक का आपका सफ़र कैसे रहा? बड़ा अच्छा सफ़र रहा। एक्चुअली रेलवे में दरअसल एक्सीडेंटली आया था। हुआ ये था कि पहले मैं भोपाल में, चूँकि यहीं पढ़ा था, तो मुझे भोपाल अच्छा लगता था, तो मैं यही चाहता था। और पीएससी मैंने उस समय टॉप किया, और तो उस समय मैं काफ़ी यंग था, तो मैं अच्छा प्रोफाइल था। तो जो यहाँ के लोगों का सलाह ये थी कि आप तो यहीं रहो और यहाँ पे आप उच्च स्तर पर पहुँचेंगे। लेकिन इसी बीच में यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया और उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया। तो वो चूँकि अब ये इतना ऐसा वो सिलेक्शन है कि इसको थोड़ा सा इग्नोर करना किसी के लिए भी मुश्किल होता है। तो एक जो कहें कि चारों तरफ से प्रेशर आने लगा कि भाई आपको रेलवे ज्वाइन करनी चाहिए। तो मैंने उस समय पीएससी से यहीं भोपाल में मेरी पोस्टिंग हुई थी, मैंने ज्वाइन कर रखा था। तो बड़ा ये लग रहा था कि कहाँ इतनी दूर दूर तक जाएंगे, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी दूर दूर पोस्टिंग भी हो जाती है। थोड़ा सा एक वो था, और वर्क कल्चर के बारे में भी उस समय मुझे ठीक जानकारी थी नहीं। तो मैंने सब लोगों को फिर ये जवाब देना शुरू किया कि नहीं, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मैं सिविल सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो सिविल सर्विसेज में मैंने मैथमेटिक्स से प्रीलिम निकाला था, तो उसमें भी काफ़ी नाम हुआ, क्योंकि मैथमेटिक्स से काफ़ी बड़ा मतलब अनऑर्थोडॉक्स सब्जेक्ट है प्रीलिम के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए। और उसमें भी निकाल लेना थोड़ा सा और लोगों को प्रभावित करता है। तो वो मैंने रेलवे को छोड़ दिया। मैंने कहा चलो मैं इसको परस्यू करूँगा। तो इसी बीच में लोगों ने कहा कि नहीं आप, क्योंकि मैथमेटिक्स ही मैंने मेंस में भी लिया था, और सिविल इंजीनियरिंग मेरा सब्जेक्ट वैसे था। तो उस समय 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो दोनों ले रखे थे मैंने। तो क्योंकि भोपाल में उस समय इतनी सुविधा थी नहीं सिविल सर्विसेज की कोचिंग की और प्रशिक्षण की, तो लोगों ने मुझे दिल्ली जाने की सलाह दी कि वहाँ पे आईआईटी दिल्ली में आपको अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। तो जब मैं वहाँ आईआईटी दिल्ली पहुँचा, तो वो बड़े आश्चर्यचकित हुए कि आपने मैथमेटिक्स कैसे सोचा। तो मैंने कहा क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था, तो मैंने यही सोचा। तो उन्होंने कहा कि आप इसमें अपना समय ख़राब करेंगे, इसमें बहुत मुश्किल होता है। आप एक दूसरे सब्जेक्ट को उन्होंने उस समय ऑफर किया कि आप इसको करें। अगर आपने मैथमेटिक्स से प्रीलिम निकाल लिया है तो आपका इसमें 100% होगा, सब्जेक्ट आप चेंज कर लें, और यही जो समय आप यहाँ देना चाहते हो उसमें दें, आपका अगली बार में 100% हो जाएगा। तो मैं बड़ा मायूस सा वहाँ से लौटा। इसी बीच में और भी लोगों ने सलाह दी कि नहीं, रेलवे अच्छा डिपार्टमेंट है। और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि जो हमें जोन मिल रहा था उसके संबंध में आया कि नहीं, आपका जोन भी यहीं हो जाएगा। तो मैंने फिर चूँकि अब 1 साल का पूरा वो आ गया था, तो मैंने फिर रेलवे को ज्वाइन कर लिया। रेलवे ज्वाइन करने के बाद कई तरह के अनुभव हुए। शुरुआती अनुभव ठीक नहीं थे, तो मुझे लगा कि मैं गलत आ गया हूँ शायद, क्योंकि जो भी अधिकारियों से मेरा उसमें संपर्क हुआ वो थोड़ा, मैं कहूँगा, सैडिस्ट नेचर के रहे होंगे शायद। तो मैंने छोड़ दिया। तो उसमें एक ब्रेक आया। लेकिन ये मेरी गलती मुझे बहुत जल्दी आभास हो गया जब मुझे कुछ अधिकारियों के फिर फ़ोन आने लगे कि भाई ये क्यों आपने निर्णय लिया। तो मैंने कहा नहीं, वो ऐसा ऐसा हुआ है, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं इस तरह से पूरा इसमें जीवन दे पाऊंगा, तो मैं कुछ और करूंगा। पर वो और मेरे भाई जो है, भाई साहब, वो भी काफ़ी अच्छी पोजीशन में थे। तो उन्होंने भी अपना यूपीपीएससी टॉप किया हुआ था। तो वो उन सबकी सलाह ये थी कि भाई थोड़ा सा गंभीरता से इसको अन्य अधिकारियों से भी बात करने के बाद आपको ये निर्णय लेना चाहिए। तो तकरीबन 10 महीने बाद कुछ ऐसा संयोग हुआ कि जो कुछ अच्छे अधिकारियों से मेरा संपर्क हुआ, तो मैंने दोबारा ज्वाइन किया। और उसके बाद फिर जब मुझे लगा कि हाँ नहीं, मैंने वाकई गलती की थी। रेलवे इज़ बेसिकली फुल ऑफ वेरी गुड ऑफिसर्स, एक्सलेंट ऑफिसर्स। एक आध अपवाद हो सकते हैं, और वो शायद अपवाद मेरे ज़िंदगी में शुरुआत में ही आ गया। तो उसके बाद फिर जर्नी बड़ी अच्छी रही, और इवन जो हमारा ये जो ब्रेक पीरियड था इसको भी रेगुलराइज कर दिया गया ऑटोमेटिकली, बिना मेरे कहे। तब मुझे इसकी कई अच्छाइयों का उत्तरोत्तर मालूम चलता गया। और फिर मेरी पोस्टिंग भी उन्होंने घर के पास ही कर दी, ये सोच के कि मेरा मन लग जाएगा, और लगा भी। फिर इसके बाद
वहाँ पे बड़ा चैलेंजिंग था, वो डाकू वाला क्षेत्र था जहाँ दस्यु प्रभावित क्षेत्र था। उसमें बड़े वहाँ पे डाकू रहते थे, लेकिन मैंने बड़ा उत्साह से और बड़ा, चूँकि अब इतने अच्छे अच्छे ऑफिसर मिल गए तो एक एनर्जी आ गई कि नहीं नहीं बड़े अच्छे ऑफिसर थे, मतलब इस बेसिकली बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे। तो फिर और एनर्जी आ गई, बड़े उत्साह से काम करने लगा। तो फिर इस तरह से धीरे धीरे नाम उठता गया। फिर वहीं उन्होंने मुझे प्रमोशन दे दिया और उसके बाद फिर डिप्टी चीफ इंजीनियर में मुझे पोस्टिंग दी भुसावल। तो वहाँ पे आपका ये जो तलवड़िया खिड़कियाँ काम है, यहाँ पे जो बेसिकली बांध बन जाने की वजह से ये जो चालू ये लाइन थी डूबनी थी। ये तलवड़िया खिड़कियाँ 2 स्टेशन हैं खंडवा और इटारसी के बीच में, उनके बीच की लाइन डूबनी थी। तो वो ऐसे ही पड़ी हुई थी, क्योंकि उस समय उसमें बहुत सारे कोर्ट केस लगे हुए थे। और उस समय जब यहाँ के मैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिला तो उन्होंने कहा नहीं था हमारा तो अगले, कि मैं आपको बता रहा हूँ 2002 की बात, 2001 की बात, कि नहीं साहब अभी तो हमारा इसमें कोई प्रोग्राम नहीं है। तो नहीं, एक्चुअली उनसे 99 में मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा हमारा अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। तो मैंने अपने डिपार्टमेंट से बोला कि साहब ये स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आता है, तो क्यों ना हम इसको अपने स्तर पे इसको ख़त्म करें, क्योंकि जो मौजूदा लाइन थी इसकी हालत ख़राब हो रही थी। यहाँ के अधिकारी भी चाह रहे थे कि ये जल्दी ख़त्म हो जाए और बाद में स्टेट गवर्नमेंट को अपना जब काम करना होगा तो अपना करते रहेगी। तो मुझे बड़ा सहयोग मिला, बोले नहीं ये सोच ठीक है। तो सारे कोर्ट केसेस बहुत सारे लगे हुए थे, वो सब कंटेस्ट किए। उसी वजह से मुझे फिर LLB भी करनी पड़ गई और कर ली। बेसिकली हमारे सारे वकीलों ने बोले साहब आप तो बहुत अच्छी ड्राफ्टिंग करते हैं, आप वकालत क्यों नहीं कर लेते हैं। तो मैंने LLB कर लिया, उसमें भी बड़ा अच्छा मैं प्रथम रहा और ये सारे केसेस ख़त्म हुए और काम चालू हुआ। और 2002 तक इस स्थिति पे आ गया था वो काम कि अब उसको कमीशन किया जा सकता था किसी भी इस पे छोटे समय के नोटिस पे, और हुआ भी यही। उसी समय अचानक से केंद्र सरकार ने फैसला किया कि ये काम हमको तत्काल करना। उस समय जब मैं 99 में उनसे मिला था तो 2020 का प्रोजेक्शन दे रहे थे कि 2020 में हमारा ये काम ख़त्म होगा बांध का, वो तब डूब में क्षेत्र में आएगा। लेकिन ये 2002 में अचानक से फैसला किया गया कि नहीं इसको हम जल्दी करेंगे। बेसिकली वो 2004-05 के आसपास तो कमीशन ही हो गई थी लाइनों। तो वो जो उस समय काम किया था वो बड़ा काम आया, क्योंकि सारे पुल तैयार थे, सारा अर्थवर्क तैयार था। बस जो खाली आखिरी मोमेंट में जो काम करने होते हैं वो छूटे हुए थे। तो उन 1-2 साल में बहुत काम हुआ। वहीं पे मुझे एक और अच्छा मौका मिला ये काम की, शायद जो अप्रोच देखते हुए उस समय जो BPCL के एक मिस्टर जोशी करके बड़े बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के वो थे, तो उनका एक पानेवाड़ी में काम चल रहा था। ये बेसिकली जो बॉम्बे से जो 4 व्हीलर वैगन होते हैं जिनमें डीजल पेट्रोल या पेट्रोलियम आता है, ये बड़े अनस्टेबल होते हैं। तो ये बॉम्बे में कई बार इन्हें ड्रेल हो जाते थे और उसकी वजह से पूरे बॉम्बे का ट्रैफिक डिस्टर्ब हो जाता था। तो एक फ़ैसला ये हुआ कि इसको बॉम्बे से हटा करके और इसको मनमाड़ के पास एक स्टेशन है वहाँ शिफ्ट करना है। BPCL की पाइपलाइन वगैरह, क्योंकि बॉम्बे से वो अपना पाइपलाइन से लाने वाले थे जो पेट्रोलियम है, और यहाँ पर रेलवे को लोडिंग साइडिंग बनानी थी जिसका काम ही चालू नहीं हो पा रहा था। वो कुछ तो किसी ने जब बताया तो उन्होंने मुझे संपर्क किया कि सर क्या आप ये हमारा काम कर देंगे। इतने बड़े अधिकारी हमारे ऑफिस में आए और बड़ी अच्छी अप्रोच लगी। उससे मैंने उनसे काफ़ी सीखा भी। वो हेलीकॉप्टर से आए थे। तो काफ़ी वहाँ लोगों ने समय हेलीकॉप्टर मतलब उतरते हुए, तो काफ़ी बड़े अधिकारी थे, मेरा कहने का मतलब ये है। तो वो जिस तरह से आए हो गया, तो मैंने कहा उनको बताया, मैंने कहा एक्चुअली सर रेलवे में ऐसे काम नहीं होता है, हम अपने मन से कोई काम किसी का नहीं कर सकते हैं, प्रक्रिया होती है। बोले मुझे बताओ मैं करूँगा, लेकिन इसे आप करो। तो फिर उन्होंने उस प्रक्रिया के तहत तो गए, बॉम्बे गए, और वो काम फाइनली 1 महीने के अंदर हमको निर्देश आए कि नहीं यहाँ पे BPCL का ये काम करिए, भारत पेट्रोलियम का। हमने भी उसको और उन्होंने कहा कि हमें ये काम 1 साल में चाहिए। ये समटाइम फरवरी की बात है, और जो आने वाला मार्च है उस समय तक इनको चाहिए था। और काम काफ़ी था। नॉर्मली इस तरह के काम में 3 से 4 साल आराम से लग जाते हैं, क्योंकि लैंड एक्विजिशन भी करना था। तो कुछ ऐसा हुआ कि मुझे भी बड़ा उत्साह था और इससे बड़ा वो मिला हुआ था, और बड़ा मन से वो काम किया। हमारी टीम भी बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे लड़के हमारे पास थे उस समय। उन सबको लगाया, उन्होंने वहीं मनमाड़ में कैंप किया, और उसके बाद वो काम अगले साल के फरवरी में पूरा हो गया। अच्छा। तो वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने उसमें मुझे एक अवार्ड भी मिला था। तो वो एक हमारे लिए एक तरह से कहना चाहिए कि टर्निंग पॉइंट था कि हाँ भाई इस विभाग में काम की बहुत वैल्यू है।
फिर उसके बाद चलते गए, फिर सारी लगभग रेलवे में शायद ही ऐसा कोई पद वैसे मैंने काम ना किया हो। सर, और जैसे आप रेलवे में इतने साल गुजार चुके हैं, तो आपको सबसे मेमोरेबल मूवमेंट जो सबसे अच्छी याद हो आपकी, वो कौन सी है? एक्चुअली ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए, और सबसे जो अच्छा मोमेंट तो मैंने बताया कि जो बाद में जो मुझे अधिकारियों का जो व्यवहार लगा, बहुत ही एक पारिवारिक जैसा व्यवहार था। तो उसकी वजह से जब मैं फिर चालू हुआ तो बहुत सारे काम किए, कई ऐसे, जैसे कि मैंने बताया कि मैं वो डाकू प्रभावित क्षेत्र में था, वहाँ ट्रैक की हालत बड़ी ख़राब थी, उसको बदलना था। तो वहाँ कोई ठेकेदार भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो दस्यु प्रभावित क्षेत्र था, बांदा और हमी मानिकपुर का इलाका था। तो मैंने उसको विभागीय तौर पे कराया। उस समय तक विभागीय तौर पे काम कराना काफ़ी मुश्किल माना जाता था, क्योंकि उनको हैंडल करना, लेबर को हैंडल करना, और बहुत सारे लॉजिस्टिक इश्यूज़ होते हैं। लेकिन कराया, और लगभग पूरा काम ही विभागीय तौर पे कराया, तो उससे भी मेरा बड़ा नाम हुआ। और हम लोग उस समय जो सबसे बड़े अधिकारी रेलवे के थे, बॉम्बे से हमसे सीधे बात करते थे और हमारी एक एक चीज़ का ख्याल रखते थे। उसके बाद जब मैं यहाँ प्रमोट होकर के भुसावल आया था, तो ये टर्निंग पॉइंट मेरा बेसिकली, ये जो काम मैं कर पाया 1 साल के अंदर, ये काफ़ी बड़ा काम था। और 100 करोड़ से ऊपर का लागत का काम था ये, और उसमें लैंड एक्विजिशन भी थी। तो उससे मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि चीज़ें की जा सकती हैं। और उसमें कई ऐसे मोमेंट आए थे कि जो इतने बड़े बड़े काम जो कई महीनों में होते हैं, वो दिनों में हो रहे थे। तो अच्छा मोटिवेशन था। और उसमें एक थोड़ा सा चूँकि मैं काफ़ी मन से काम कर रहा था, तो उसमें एक उसमें जो बड़े भारी काफ़ी ऊंचे कद के राजनेता होते थे, उनके साले को वो काम मिला हुआ था। तो उनके लोगों ने सलाह दी कि साहब ये बहुत सख्त ऑफिसर है, क्योंकि क्वालिटी भी मेंटेन रखनी थी, स्पीड भी लाना था। तो वो जब उस समय वो मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो अपोजिशन लीडर थे। अच्छा। भारत के जो अपोजिशन लीडर थे, और उनका काफ़ी बड़ा नाम था। उसमें राजीव गांधी जी की सरकार थी। तो जब वो पहुँचे हमारे ट्रांसफ़र के लिए, तो हमारे विभाग ने बड़े पोलाइटली उनको पहले पता किया, और सारी चीज़ें जब हमारे अधिकारियों ने यहाँ से बताया कि नहीं, बहुत बढ़िया ऑफिसर है और स्ट्रिक्ट है, तो काम कराना है, उसको जिद है कि मुझे 1 साल के अंदर ये काम कराना है। तो इतने बड़े नेता के सामने हमारे अधिकारियों ने इसको बड़े पोलाइटली रिफ्यूज़ कर दिया कि ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई ख़ास प्रॉब्लम हो, कोई दूसरी ऐसी दिक्कत हो, तो बताओ, तो हम काउंसलिंग कर सकते हैं। तो इससे मुझे जो इतना सपोर्ट होगा और इन सब चीज़ों से मुझे काफ़ी उत्साह मिला कि नहीं, ये तो बड़ा अच्छा है। तो और भी इसके आगे फिर सारे कामों में फिर मेरी आदत बन गई कि नहीं, समय से ही करना है। सर, जैसे आजकल यूथ को बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि इतनी बड़ी पोस्ट पे गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड करती होगी, तो जैसे आपको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो इस पोस्ट पे क्या क्या अलाउंस आपको मिली? मेरे ख्याल से सुविधाओं के मामले में रेलवे अन्य सरकारी विभागों से कोई मुकाबला नहीं है। काफ़ी सुविधाएं देती है, क्योंकि काम भी उनका थोड़ा काफ़ी मुश्किल है और इमरजेंसी वाला काम है। हालांकि मेरी रेलवे की जो सर्विस है थोड़ा 2 पार्ट में थी, तो मैं दोनों को बारे में बताऊंगा कि एक पहले रेलवे की थी, फिर रेलवे से वॉलंटरी लेकर के मैंने एक पब्लिक सेक्टर जो है रेल विकास निगम लिमिटेड, उसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पे ज्वाइन किया था। एक तो जो रेलवे विभाग है वो अपनी तरफ से पास की फैसिलिटी देता है, फ्री ट्रैवल रहता है ड्यूरिंग सर्विस एंड आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो। तो उसमें आप AC फर्स्ट के एंटाइटल हो जाते हैं, सीनियर पोस्ट में जब आ जाते हैं तो आपका AC फर्स्ट का ट्रैवल होता है। प्लस आपको इन्वेरिएबली हर जगह आपको गवर्नमेंट मकान देती है, हाउसेस देती है, और जो बाकी जो TA DA और जो अन्य फैसिलिटीज़ होती हैं, वो बड़े स्मूथ उसका वहाँ पे सिस्टम है, तो वो आपको मिल जाता है। और बाकी जो जब आरवीएनएल में इसमें आते हैं, बच्चों के बारे में भी कई सुविधाएं देती है। क्लब आपको मिलता है, एक बहुत अच्छी कॉलोनी लाइफ मिलती है, और उसमें कल्चरल एक्टिविटी रेगुलर वे में होती रहती हैं। एक बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर होता है। तो एनीबडी विल एनवी इन दैट एनवायरनमेंट विच रेलवे पीपल गेट, और होता भी वही है। दरअसल काफ़ी लोग बाद में इस पर टिप्पणी करते हैं कि यार आप लोगों को तो राजा जैसा रखते हैं, तो वो उनकी नेचर ही ऐसा है। बाद में जब मैं आरवीएनएल में आ गया था एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में, तो इसमें आपको वो सारी सुविधाएं तो जो थी सो रेलवे की आ ही जाती हैं। इसके अलावा इसमें इनकी कुछ अपनी अन्य सुविधाएं भी देते हैं, और आपके पर्क्स पहले से बढ़ जाते हैं। जैसे कि आपको लाइब्रेरी के लिए पर्क्स मिलते हैं, आपके हाउस मेंटेनेंस का मिलता है, आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल का मिलता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी सुविधाएं हैं जो बेसिकली बहुत काउंट करती हैं, एंड दे सेव यू ए लॉट ऑफ मनी
तो वो आपको रहता एयर ट्रेवल होता है, बहुत सुविधाएं हैं। मतलब एक तरीके से आपकी पूरी लिविंग फ्री हो जाती है ऑलमोस्ट फ्री हो जाती है, बस आपको खाने पीने के इंतजाम करना है, बाकी सारा इंतजाम वो करते हैं। तो काफ़ी केयर करते हैं, काफ़ी केयर करते हैं। इसी वजह से वो इतनी इमरजेंसी में वो इतनी अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं। बड़े मोटिवेटेड होते हैं रेलवे के लोग, बहुत मोटिवेटेड होते हैं। कई जंगलों में ऐसी सी जगह पे वो महीनों पड़े रहते हैं जहाँ पे कोई दूसरा आदमी 2 दिन में बीमार हो जाए। तो ये मोटिवेशन सब ऐसे ही मिलता है, एटमॉस्फेयर से, फैसिलिटीज़ से। जो गवर्नमेंट उनको केयर करती है, बोनस की फैसिलिटी देती है, आपको बोनस मिलता है, सैलरी तो मिलती है, एक अच्छा खासा आपको बोनस मिल जाता है एट द एंड। अभी दीपावली आ रही है, मिलेगा। अभी शायद मैंने कल ही पढ़ा था, हाँ, कि वो 2.5 महीने के लगभग आसपास का बोनस, 2.5 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी जो है रेलवे वालों को मिलेगी। अच्छा, तो इस तरह से सुविधाएँ काफ़ी हैं। और अगर मतलब गवर्नमेंट अच्छी तरीके से सपोर्ट करती है, बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। रेलवे विभाग का तो कोई मुकाबला नहीं है। विभागीय उसमें स्तर पे मैं कह सकता हूँ कि वो सबसे अच्छा विभाग है सरकार का, केंद्र सरकार का। सर जैसे आपको इतने साल हो चुके हैं सर्विस में, तो ऐसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो आप अच्छे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर चुके हैं? लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे उसमें से एक तो जो मुझे यादगार रहेंगे, उनमें मैंने काफ़ी मेहनत की है। तो वो तो मैंने जैसे वो बॉम्बे का जो शिफ्ट होना था टर्मिनल, जो यहाँ मनमाड़ में आया था, वो मुझे काफ़ी महत्वपूर्ण था। तलवड़िया खिड़किया जो डाइवर्सन प्रोजेक्ट था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। इसके बाद ये जो अपना रेलवे का एक बहुत बड़ा मुझे बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर की बड़ी कृपा है कि वो जो रामेश्वरम का जो ब्रिज है, कभी भगवान राम के टाइम पे बना था, फिर उसके बाद अंग्रेज़ों ने बनाया था, उसके बाद ईश्वर ने मुझे मौका दिया, तो रामेश्वरम का जो ब्रिज है, जो नया वाला ब्रिज अभी जो चालू होने वाला है, शायद अगले माह से चालू हो जाएगा, उसमें मैं एक लंबे समय तक और सुबह से लेकर के लगभग आखिरी तक मैं उसमें रहा हूँ। वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। इसके बाद आपके मेट्रोज़ में मैंने काम किया है। इंदौर मेट्रो का मुझे आया, वो बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट था। हबीबगंज इटारसी जो आपकी 3rd लाइन है, ये था। विशाखापट्टनम के प्रोजेक्ट थे, बहुत हैं, ढेर सारे प्रोजेक्ट थे, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट थे, लेकिन ये ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट थे, तो मैंने इनका जिक्र किया। तो मतलब रामेश्वरम का प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे अच्छी याद है अभी तक का, कहा जा हाँ, सकता है? वो एक्चुअली इस तरह के प्रोजेक्ट पूरे वर्ल्ड में कुल मिला के उस तरह के सिर्फ 4 ही ब्रिज हैं। तो उनमें से एक में मुझे मौका मिल जाए, वो बड़ी अलग टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में तो बहुत विस्तार से कभी अलग बात कर सकते हैं। लेकिन उसमें काम करने का सौभाग्य मिलना, तो वाकई में उस समय जो भी हमारे मित्र थे, एक CMD थे प्रदीप गौड़, बड़े अच्छे अधिकारी हैं, रेल विकास निगम लिमिटेड के CMD हैं वो, उन्होंने मुझे मौका दिया, तो शायद ईश्वर की प्रेरणा रही होगी। तो वो बड़ा एक अच्छा अनुभव रहा, बड़ा यादगार रहा। इसके लिए मुझे ईश्वर का भी धन्यवाद देता हूँ और इन लोगों का भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा दिया। वो एक ज़रूर बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में विस्तार से बात करके लोगों को बताया जा सकता है। सर जैसे बहुत सारे यंग लोग हमारा चैनल देखते हैं और हमारे चैनल का नाम भी है यूथ तक, तो आप यंग्स के लिए कुछ स्पेशल मैसेज देना चाहें जिससे वो मोटिवेटेड रहें, आगे बढ़ते रहें? ज़रूर, यंग्स के लिए तो सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि अपना लक्ष्य तय करें और इसके बाद ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और कमिटमेंट के साथ में काम करें, तो बहुत आगे तक जाया जा सकता है। और ये पॉलिसी जो है पे करती है लाइफ में, आपको बहुत जगह ये आपकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी आपकी मदद करती है, उसके साथ में रह के आप बहुत दूर जा सकते हैं। सर जैसे रेलवे तो बहुत अच्छा सेक्टर है और पार्टीज़ वगैरह भी खूब होती हैं ऑफिस की तरफ से, तो रेलवे की तरफ से मतलब किस तरह से कॉर्पोरेट पार्टीज़ होती हैं, कैसा अरेंजमेंट होता है, और मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका रेलवे की तरफ से जो भी आपको फंक्शंस मिले? नहीं, बड़ा अच्छा रहा। रेलवे में क्लब्स होते हैं, क्लब में रेगुलर फंक्शन होते रहते हैं, उसमें सारे अधिकारी लगभग साप्ताहिक स्तर पे ही होते हैं, हर सप्ताह होता है, तो उसमें फंक्शन होते हैं। बाहर से कलाकारों को भी कई बार बुलाया जाता है। रेलवे के अपने खुद के बहुत कलाकार हैं, पूरा एक कल्चरल डिपार्टमेंट होता है रेलवे में, उसके बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। तो क्लब लाइफ बहुत अच्छी है और फंक्शंस काफ़ी होते रहते हैं, उससे उनको आपस में एक दूसरे से जुड़ने में मदद मिलती है। अधिकारी और छोटे अधिकारी, बड़े अधिकारी, कर्मचारी एक साथ रहते हैं, खाते हैं, वो काफ़ी कुछ जैसे मिलिट्री में होता है उनका एक, उसी प्रकार से ये 2 ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जिनके बिना शायद देश चल नहीं सकता, और इनका डिसिप्लिन दूसरे डिपार्टमेंट्स को फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे इनकी जो व्यवस्था बनाई गई है वो है। तो बहुत अच्छी कल्चरल लाइफ बहुत अच्छी है, क्लब लाइफ बहुत अच्छी है, कॉलोनी लाइफ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है। सर जैसे अब आप रिटायर हो चुके हैं, तो रिटायरमेंट के बाद मतलब क्या टाइम कैसे निकलता है और क्या कर रहे हैं आप? नहीं, रेलवे बेसिकली अब रिटायरमेंट का तो एक ये होता है, रेलवे से तो मैंने ख्याल वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया था, पर स्टिल
किसी और ने भी एक बार पूछा था, तो वो रेलवे आपको इतना कुछ दे देती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद आप खाली नहीं रह सकते। आपको बहुत सारा ज्ञान, कहने को है कि ठीक है आज उनकी नौकरी में आप बेशक ना हो, लेकिन उन्होंने आपको जो एक्सपीरियंस दे दिया, उन्होंने जो आपको हुनर सिखा दिया, उन्होंने जो आपको एक एक्सपोजर दे दिया, वो आपके साथ रहता है। आखिर हम लोग भी देखो बैठे बात कर ही रहे हैं ना। जी सर, जैसे हमारा चैनल इसी की तरफ काम कर रहा है कि यूथ को इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उन्हें ज्ञान होता रहे हर सेक्टर में, तो हमारे चैनल के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मैं तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ और आगे के लिए बहुत बेस्ट मैसेज देना चाहता हूँ कि आप यूथ को एक ऐसे लोगों से जोड़ रहे हैं जो काम कर चुके हैं, तो उससे उनको प्रेरणा मिलती है, तो वो उससे काफ़ी कुछ सीखेंगे, काफ़ी कुछ उनको उत्साह मिलेगा और उसमें दिशा मिलेगी। कई जो उनके दिमाग में कन्फ्यूजन होंगे, भ्रांतियाँ होंगी, वो दूर होंगी। बहुत अच्छा आपका भविष्य उज्जवल होने की मैं शुभकामना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। तो आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सर से बात करी, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जाना, और ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए यूथ तक।